हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये सुबह वाली क्लास जो हमारी चलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार एसएससी का, आज हमारा 27वां क्लास है और क्वेश्चन जो होने वाला है 850 तक होने वाला है। ठीक है, अगर पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाकर अवश्य देखिएगा, काफी आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में डिस्कशन के साथ जो है आराम से जो है समझाते हुए बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि पट्टा है ना, यहाँ पर पट्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो पट्टा और कबूलियत की जो व्यवस्था है वह किसके शासन काल में शुरू की गई थी, तो शेरशाह सूरी। किसके काल में? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो ये अफगानी था। ठीक है, अफगानी शासक था। कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन सा शासक था शेरशाह सूरी, तो ये जो है आपको द्वितीय अफगानी शासक था। कौन सा था? तो अफगानी शासक था। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है आपको शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध वो कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था आपको शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच, हुमायूं के बीच में। ठीक है, हुमायूं के बीच में, जिसमें अगर हार की बात करते हैं तो हार किसकी हुई थी? हुमायूं की, और जीत हुई थी आपका शेरशाह सूरी का। ठीक है, उसके बाद होता है एक बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, जिसको हम लोग कन्नौज भी कहते हैं, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। ठीक है, का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो जस्ट इसके एक साल बाद हुआ था, 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं जो है हारा था। इस युद्ध में हुमायूं हार कर कहा? गंगा नदी में जाकर कूद गया था और कूद के भाग गया था। ठीक है, तो 1540 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और इसमें जो है गंगा नदी में कूद करके। चौसा की बात करते हैं कि जो चौसा है, ये चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर जिला में पड़ता है। ठीक है, बक्सर जिला में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चौसा नामक जो स्थान है वह कहाँ पर पड़ता है? तो बक्सर में पड़ता है। ठीक है, शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो इन्होंने हजरत ए आला तथा सुल्तान की उपाधि जो है ये धारण किए थे। क्या किए थे? तो धारण किए थे, हजरत आला तथा सुल्तान की उपाधि। ठीक है, तो इतना सारे बातें आपको शेरशाह सूरी के संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, बकलोल लोदी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है लोदी वंश के संस्थापक किए थे। लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश के क्या थे? तो संस्थापक थे। ठीक है, फिरोज तुगलक की बात करते हैं तो इन्होंने जो है जौनपुर शहर को बसाया था। किस शहर को? तो जौनपुर। आपसे पूछेगा कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज तुगलक ने बसाया था। ठीक है, किसके याद में अगर पूछेगा तो जौना खां के याद में। ठीक है, जौना खां के याद में। जौना खां कौन था? इसका भाई था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो इन्होंने जो है तुगलकावाद नामक शहर बसाया था। नामक जो है शहर अगर पूछेगा कि किसने बसाया था तो ये आपको गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इतना सारे आपको डिस्कशन पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? दिवंगत मतलब मर जाएंगे। ठीक है, शहीद हो जाएंगे। तो ये जो कथन है आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये 17 नवंबर को हुआ था, 17 नवंबर 1940 को हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपको 1930 में हुआ था, 1930 में। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत की बात करते हैं तो 1920 में हुआ था, ठीक है। और समाप्त यहीं पर लिख देते हैं, समाप्त की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो समाप्ति हुआ था, समाप्ति या बंद लिखिए, है ना, असहयोग आंदोलन जो बंद हो गया था, ठीक है, वो कब हुआ था तो 1922 में, 1922 में। काहे बंद हुआ था तो चौरा चौरी हत्याकांड, चौरा चौरी की घटना हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी जो कि यूपी में पड़ता है, तो वहां पर जो है आपको चौरा चौरी की घटना हुआ था, जिसमें एक थाना को जला दिया गया था आंदोलनकारी के द्वारा, जिससे महात्मा गांधी हताहत होकर के इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कब तो 1922 में। तो यहाँ पर वापस लिखिए, ठीक है, बंद नहीं वापस, ठीक है। शुरू कब हुआ था 1920 में, वापस कब हो गया 1922 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, नीलकंठ किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो नीलकंठ की अगर हम बात करते हैं तो ये किस राज्य का है तो ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नीलकंठ जो है ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम लोग तो इसका जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी वो क्या है तो दूधराज है, क्या है तो दूधराज है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है दूधराज है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राजकीय पक्षी है वो क्या है सारस है, ठीक है, क्या है तो सारस है, ठीक है। और अपना बिहार का क्या है बताइए, तो बिहार का अगर पूछेगा कि बिहार का राजकीय जो पक्षी है वह क्या है तो गौरैया है, ठीक है, क्या है तो गौरैया है। बिहार के राजकीय पक्षी का क्या नाम है तो गौरैया है। तो ये तीनों आपको स्टेट का राजकीय पक्षी को ध्यान में रखना है, ठीक है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरे नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो सैटेलाइट से जो ली गई तस्वीरें हैं वो अंधेरे में अंधेरा नजर आता है क्योंकि वहां प्रकीर्णन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो है ऐसा अंधेरा नजर आता है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण और कौन सी घटना होती है, जैसे 1 नंबर की बात करते हैं हम लोग कि सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, सूर्य का लाल दिखना ये किसके कारण होता है? अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण जो है ये सूर्य उगते या डूबते समय कैसा दिखता है तो लाल दिखता है। कैसा दिखता है तो लाल दिखता है, ठीक है। तो ये बातें हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, अगला है भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट है उसको हम लोग जो है कोंकण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोंकण के नाम से, ठीक है। भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? भारत के पूर्वी तट को हम लोग जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। मालाबार की बात करते हैं हम लोग तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहलाता है तो ये मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट, भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट और पश्चिमी समुद्री तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा द्वारा उत्सर्जित मुख्य अवशिष्ट उत्पादक है? ठीक है, पौधा का जो अपशिष्ट होता है, जैसे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, तो उसका जो अपशिष्ट होता है मतलब अपशिष्ट के रूप में क्या देता है तो ये ऑक्सीजन देता है,
ठीक है, जल वाष्प देता है, ठीक है, CO2 तो देगा नहीं, ठीक है, CO2 जिसमें है वो तो होगा नहीं, तो O2 प्लस जल वाष्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O2 प्लस जल वाष्प हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, 6CO2 प्लस 12, है ना, 6H2O प्लस 12H2O, है ना, को किससे अभिक्रिया कराएंगे हम लोग, तो क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्या किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और प्रकाश की जब उपस्थिति में हम करवाएंगे तो हमको ग्लूकोज मिलेगा C6H12 और O6 मिलेगा, ठीक है, और प्लस में क्या मिलेगा आपको, 6O2 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो 6O2 मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है, कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल के किस भाग में होता है, तो ग्रेना में होता है, ठीक है। तो ये था पौधा द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट क्या क्या है, तो O2 है, जल वाष्प है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ के नीचे जो है रात में सोने का सलाह नहीं दिया जाता है, क्यों, क्योंकि रात में जो है CO2 क्या करता है, CO2 जो है लेता है, CO2 क्या करता है, लेता है, और CO2 क्या है, हानिकारक गैस है, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसको हम लोग NJAC कहते हैं, क्या कहलाता है, NJAC, NJA और C, N से नेशनल हो गया, J से जुडिशियल हो गया, A से अपॉइंटमेंट हो गया, और C से कमीशन हो गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है, मतलब इसको जो है कौन सा संविधान संशोधन जो था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो वो था 99वां संविधान संशोधन, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था ये 2014 में हुआ था, और इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि एक आयोग का जो है निर्माण किया गया NJAC, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। और इसके तहत जो है जो कॉलेजियम व्यवस्था होती है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित काम करता है, कॉलेजियम व्यवस्था, तो उसके लिए एक आयोग निर्माण किया गया था, ठीक है, आयोग। तो इस आयोग को जो है खारिज कर दिया गया, न्यायालय के संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो इसको खारिज कर दिया। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको स्थापना किया गया था, तो ये था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और इसको जो खारिज किया गया, इसको खारिज की अगर हम बात करते हैं, असंवैधानिक जो घोषित कर दिया गया 2015, ठीक है, इसके तहत ये कल्पना किया गया कि नहीं ये ऐसे रहेगा तो ये परंपराएं बन जाएगा, ये सिस्टम जो है ठीक नहीं है, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया 2015 में, जबकि इसको लागू किया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया, NJAC, ओके। और इसको खारिज कब किया गया, 2015 में, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम विद्युत क्षेत्र, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो अंगूठा है ये आपका बल की इंगित करता है, और ये जो बीच वाला है ये आपको विद्युत क्षेत्र, और ये जो साइड ये वाला है ये आपको जो है धारा यानी कि करंट को इंगित करता है, बाएं हस्त का नियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको C नंबर आंसर। लिटमस विलियन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए लिटमस जो है के विलियन से संबंधित जो है वह है, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक होता है, रंजक मतलब रंग,
लिटमस का रंग कैसा होता है? तो बैगनी। सबसे पहले तो याद रखना है लिटमस का रंग कैसा? बैगनी, जिसे लाइकेन से निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अगर पूछेगा कि बताइए लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। किससे? तो लाइकेन से। लिटमस का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अम्लीय विलयन में, है ना, क्या पूछता है कि अम्लीय विलयन में जो लिटमस है वह कैसा रंग देता है? अम्लीय विलयन में लिटमस लाल रंग देता है ना, लाल रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। आपसे पूछता है कि अम्लीय विलयन में जो लिटमस है वह कैसा रंग प्रदान करता है? तो लाल करता है। जस्ट इसके अपोजिट एक पूछता है कि बताइए कि क्षार विलयन में जो लिटमस है वह जो है कैसा रंग प्रदान करता है? तो इसको नीला, है ना, नीला करता है, नीला रंग प्रदान करता है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अम्लीय विलयन में लिटमस कैसा? तो लाल, और क्षार में नीला। लिटमस जो है किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन जो है किसका संकेतक है? तो वायु प्रदूषक का संकेतक है। ठीक है। लाइकेन जो है किसका सहजीवी संबंध है? तो कवक और शैवाल का सहजीवी अबंध है। ठीक है। तो इतना सारे क्वेश्चन आपको। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के जो संस्थापक थे वो आपको के रामकृष्ण पिल्लई थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो के रामकृष्ण पिल्लई। कारण निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए, नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, तो हाँ बिल्कुल सत्य है, ये जो है सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सत्य है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं, ये नागार्जुन सागर जो है ये आपको कृष्णा नदी पर है। किस पर है? तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है। और हीराकुंड महानदी पर, यह भी सही है। यहां पर कह रहा है सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, तो मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये अखबारी कागज के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ठीक है। अगला की अगर हम बात करते हैं, हाँ इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर देश में अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक जो अखबारी कागज है वो कहां से आता है? अखबारी कागज का जो उत्पादन होता है, उत्पादन, ठीक है, ये कहाँ होता है? तो आपको कनाडा से होता है। कहां से होता है? तो कनाडा से होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो भारत में अखबारी कागज है वो कहां से आता है? तो यही कनाडा से आता है। कहां से आता है? तो कनाडा से आता है। ठीक है। कहां से? तो कनाडा से। ठीक है। चीनी मिल की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक जो है आपको महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिल है। ठीक है। चीनी मिल है। इस्पात संयंत्र की बात करते हैं हम लोग, तो जो इस्पात संयंत्र है, ठीक है, 3 गो इस्पात संयंत्र हम नाम लेना चाहेंगे। पहला आपको राउरकेला हो जाएगा। ठीक है। दूसरा की बात करते हैं भिलाई हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं दुर्गापुर, है ना, दुर्गापुर। इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ था वह जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय, है ना, के समय जो है इसका क्या हुआ था? निर्माण। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी ये दे देगा, कभी ये कि राउरकेला जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना था? तो द्वितीय, भिलाई द्वितीय और दुर्गापुर भी द्वितीय। राउरकेला जो है आपको जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो है रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ठीक है। किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है?
संविधान क्या है? मशीन की तरह है, बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित की सर्वोपरि है। तो ये जो कथन है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और जो जगह था जीरादेई, जीरादेई। और ये जो जीरादेई है ये कहाँ पड़ता है? तो सिवान में। ठीक है, सिवान में पड़ता है। लेकिन ये जो जीरादेई वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो है ये आपको सारण में आ गया है। ठीक है, क्योंकि सिवान से ही कट के क्या बना है? तो सारण बना है। ठीक है, सारण बना है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है इन्होंने शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन किनके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। बंद भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, हे राम, हे राम जो है ये किसका द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन शब्द, हरिजन जो शब्द है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो हरिजन शब्द भी जो है आपको ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अध्यक्षता किए थे, जिसमें इन्होंने जो है पूर्ण स्वतंत्रता की क्या किए थे? मांग किए थे, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, वित्तीय आपात स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो वित्तीय आपात स्थिति में अगर देखा जाए तो राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। हाँ, ये कर सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन को कम किया जा सकता है, बिल्कुल कम कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, नहीं, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि किया जा सकता है, मतलब ये 2 कथन किया जा सकता है। ये बीपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से एक से अधिक हो जाता है। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? नियम विनियम प्रतियोजित जो करता है वो जो है आपको अधीनस्थ विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति। इसमें टोटल जो है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य की संख्या जो होता है वह 15 होता है। ठीक है, दोनों सदनों मिला करके 15 सदस्य होता है। और इसका काम क्या है? तो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए क्या करना है, मतलब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसको प्रतियोजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 की अगर हम बात करते हैं तो ये मुकदमा तथा कार्यवाही से संबंधित है, मुकदमा तथा कार्यवाही से संबंधित है। महान्यायवादी की बात करते हैं तो ये जो है अनुच्छेद कितना में वर्णित है? 76 में वर्णित है। ठीक है, महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति की बात करते हैं हम लोग, तो नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल राज्यपाल की तरह होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे, जब तक ये जो है महान्यायवादी रहेंगे। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, मतलब भारत के विधि अधिकारी होते हैं, भारत के विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है दोनों सदन में बोल सकते हैं, दोनों सदन, संसद के दोनों सदन में
बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु परंतु वोट नहीं दे सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 88 कहता है, ठीक है, कि आपको महान्यायवादी जो होते हैं दोनों राज्यसभा और लोकसभा में तो बोल सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको महान्यायवादी से संबंधित याद रखना है। व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो ये संसद लगा सकता है, संसद 302 के तहत लगा सकता है, लगा सकता है। क्या लगा सकता है? तो प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, प्रतिबंध लगा सकता है। अगला क्वेश्चन, कर भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? देखिए, भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वह संविधान पर आधारित है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए, संविधान, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से, जापान से लिया गया है ना, लिया गया है, ठीक है। और एक होता है आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यह भी पूछता है कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये आपको ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो पहला लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं तो ये किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना, जो लोकायुक्त की स्थापना हुआ था महाराष्ट्र में, वो 1971 ईस्वी में हुआ था, 1971 ईस्वी में, ठीक है, 1971 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले जो है स्थापना हुआ था उड़ीसा में। लोकायुक्त की जो स्थापना हुआ था सबसे पहले उड़ीसा में हुआ था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था, ठीक है। इसमें उड़ीसा में जो लागू स्थापना हुआ था लोकायुक्त का, ये हुआ था आपको 1917 में, 1970 में हुआ था, यहाँ 71 में। तो सबसे पहले कौन हुआ? ये हुआ। लेकिन इसको जो लागू किया गया था, लागू की बात करते हैं तो ये 1983 लेके चला गया, 1983 लेके चल गया, इसलिए पीछे हो गया। और आगे कौन हो गया? महाराष्ट्र। इसलिए पहला लोकायुक्त स्थापित जो हुआ था वह महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। ओके, करा A.S. आनंद, ठीक है, A.S. आनंद जो 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यरत थे। फिर आ गया महान्यायवादी के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बताते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल रहता है यह 6 वर्ष रहता है, या तो फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष रहता है। इसका जो वर्णन है, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 148 से लेकर के 151 तक ये वर्णन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। ओके, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शपथ है, इसकी शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ की बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रपति महोदय। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 11वीं अनुसूची में आखिर है क्या। तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था
जो है ये आपको संबंध है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो विषय है, विषय की अगर हम बात करते हैं, मतलब पंचायती राज व्यवस्था में जो विषय है वह कितना विषय है, तो 29 विषय है, 29 विषय है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो इसको जो लागू किया गया था वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन 1992 द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। ठीक है, और इसको जो लागू नहीं, इसको लागू नहीं यहाँ पर लिखे, जोड़ा गया था। ठीक है, इसको जो जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं लागू का। तो लागू जो हुआ था आपको ये 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को यह पूर्ण रूप से जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया था। और सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, आपको कहा, राजस्थान के नागौर जिला में। और दूसरा जो हुआ था आंध्र प्रदेश में, दूसरा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो कह रहा है क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है, तो देखिए इस 29 विषय में जो है ये शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। 29 विषय में क्या शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी बात करते हैं तो ये हमारे जो भारत में है किसकी देन है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता है ना, बलवंत राय मेहता समिति की देन है, बलवंत राय मेहता समिति की देन है, जो कि कब आया था, तो 1957 में, 1957 ईस्वी में। ठीक है, 1957 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पर। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है, तो ये पेश की जाती है 113। कितना, 113 वार्षिक बजट है ना, वार्षिक। देखिए बजट की बात करते हैं तो बजट जो है हमारे संविधान में बजट अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 112 में बजट शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। बजट का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो चमड़े का थैला। ठीक है, चमड़े का थैला होता है। बजट में जो है हमारे एक साल का वित्तीय वर्ष मतलब एक साल का जो है लेखा जोखा रहता है कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है, तो 113। कितना, 113। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो आपको 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 में। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ, तो 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। देखिए विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनका जो मनोनयन होता है ना, इनका जो मनोनयन जो होता है वह अनुच्छेद से अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 171 के तहत होता है। अब आपसे पूछता है कि कहां से कितना होता है, तो पहला नंबर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्थानीय निकाय से जो होता है वह कितना होता है, तो 1/3 सदस्य होता है। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं हम लोग विधानसभा से, विधानसभा से भी जो है कितना होता है, 1/3 होता है। तीसरा की बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा
जो मनोनयन होता है वह कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है। चौथा की बात करते हैं हम लोग, राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य का नियुक्ति किया जाता है। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं स्नातक, है ना। स्नातक के द्वारा अगर देखा जाए तो इसमें भी जो है आपका 1/12 सदस्य को, 1/12 सदस्य को। और एक और होता है कि जो 3 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, 3 ईयर से पढ़ाई कर रहे के द्वारा जो है भी कितना 1/12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। तो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विधान परिषद में विधानसभा से कितने सदस्य, 1/3 सदस्य। स्थानीय निकाय से कितना, 1/3। राज्यपाल के द्वारा 1/6, स्नातकों द्वारा 1/12। ठीक है। 3 साल से जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, 3 साल से, उसके द्वारा कितना, 1/12। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। ठीक है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा विधानसभा के बारे में। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, अनुच्छेद 170, है ना, अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की अधिकतम जो संख्या होती है, अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो 500 होती है, 500। तथा न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम कितना होती है, 60 होती है। ये बातें याद रखना है। अधिकतम विधानसभा के सदस्य संख्या 500 होती है और न्यूनतम 60 होती है। लेकिन वही विधान परिषद में अगर लिया जाए तो विधान परिषद में तो 1/3 है ये है, और न्यूनतम अगर पूछेगा तो 40 हो जाएगा। न्यूनतम कितना, तो 40। तो यहाँ पर जो है उद्योगपति नहीं हो जाएगा। ठीक है, उद्योगपतियों द्वारा नहीं होगा। ठीक है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो ये नीति और कार्यान्वयन से। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में सही पूछ रहा है। ठीक है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया गया था, सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में प्राकृतिक में केवल सलाहकार है, सही है। ठीक है। वित्त आयोग 1950 में स्थापित, ये गलत है। ठीक है, ये 1951 में होगा। ठीक है, 1951 में। तो यहाँ पर आयोग के संदर्भ में सही नहीं है, यहाँ पर कर दीजिए, सही नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर जो है आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा देखिए, प्रधानमंत्री भी होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी होते हैं, नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। अर्थात सभी जो है ये आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा होता है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज लास्ट हो चुका है। ठीक है, 850 तक, और अब ज्यादा नहीं, और हमारा जब 150 प्रश्न और बचा है तो 5 से 6 दिन में आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार एसएससी का ये आपको पूछे गए सारे प्रश्न हैं जिसका हम डिस्कशन आपके सामने कराते हैं, और ये 6 बजे हमारा प्रतिदिन सुबह में वीडियो अपलोड होता है। तो इसे आप जरूर देखिए, आप समझिए, है ना। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी मनोबल बरकरार रहे आपके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।